नमस्कार, मेरे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोल्जर अंकुश। आज हम लोग जानेंगे संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होता है। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 12 में 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में घोषणा की गई है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख होता है और संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद जो होता है सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम या प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार उसके निर्वाचन मंडल में क्या क्या कौन कौन शामिल हो गए ये सुनते हैं। तो संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा उनमें के निर्वाचित सदस्य, राज्य के जो विधानसभा होता है उसके निर्वाचित सदस्य और 17th अमेंडमेंट 1992 द्वारा जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और पुडुचेरी है उसके निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है? तो संसद के दोनों सदन के जो मनोनीत सदस्य हैं और विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य चाहे निर्वाचित हो या चाहे मनोनीत, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन के तरीका या रीति अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच भी समानता होती है। इसके लिए विधानसभा और संसद के प्रत्येक सदस्यों की मतों की संख्या या मतों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एक के विधायक के मत का क्या वैल्यू होता है उसके निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या उस राज्य की और राज्य विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं गुना 100 करके उस विधायक के वोट का वैल्यू निकालते हैं। और एक सांसद के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सभी राज्यों में विधायकों के मत का कुल वैल्यू और संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से और विधायकों के कुल वैल्यू के रेशियो से संसद का मत का वैल्यू निकालते हैं। राष्ट्रपति जो होगा पद ग्रहण करते समय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा या अगर वो भी नहीं है तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समय शपथ लेगा। और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक 56 कार्यकाल 56 में एक व्यक्ति जो है जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पे उस पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? योग्यता 58 में। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, उसका एज 35+ होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसके पास एलिजिबिलिटी होगी और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में कोई भी संस्था के लाभ का पद धारण नहीं करता होगा। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 59 में है। राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्त है, वो संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। मंत्री होगा तो उसको होना चाहिए, कहीं मंत्री तभी बनेगा किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो उसको किसी भी सदन का या राज्य के विधायक का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई अगर ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो गया तो उसको पद ग्रहण करने से पहले क्या करना होगा? उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति दूसरा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। उसको बिना किराए का शासकीय आवास मिलता है। उसकी उपलब्धि और भत्ते उसकी पद अवधि या टेन्योर के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कुछ राष्ट्रपति के नाम याद कर लेते हैं। सबसे जो पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था 50 से 62 तक 12 वर्षों तक। उसके बाद द्वितीय जो राष्ट्रपति बने थे हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। निर्वाचन का अगर विवाद होता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से
कोई शंका होता है या विवाद होता है तो उसका जांच होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी और उनका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति की महाभियोग कैसे लगाते हैं? तो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटा सकते हैं। और महाभियोग का आरोप जो है किसी भी संदेह में लगा सकते हैं और इसके लिए संकल्प प्रस्तुत होगा। संकल्प कैसे प्रस्तुत होगा? तो जिस पर सदन के जो कुल संख्या है कि कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किएंगे तब जाके संकल्प प्रस्तुत होगा। अब प्रस्तुत हो गया तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है 2/3 बहुमत से पारित होता है और पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में भेजेगा और दूसरा सदन भी आरोप का जांच करेगा, जिसमें राष्ट्रपति की उपस्थिति और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है या पावर है। यदि दूसरा सदन भी आरोप का सही पाता है और 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का संकल्प पारित हो जाता है और उस दिन से उसे अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पहले आते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ, उसको क्या क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अनुच्छेद 74। भारत सरकार का जितना भी शासन संबंधी कार्य है सब उसके नाम पे होते हैं। अनुच्छेद 77। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75। वो भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। उसकी कानूनी शक्ति है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो है संसद का एक अंग है और उसे कानूनी लीगल पावर भी प्राप्त है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, सत्रावसान या विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 85। वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्वेश्चन आता है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में? 108 में। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के जो प्रथम अधिवेशन होता है ना उसको संबोधित करता है। आर्टिकल 87। और उसको राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिए आर्टिकल 331। और चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न का निर्णय कर सकता है। 103। और संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लागू नहीं हो सकते। कुछ विधेयक जो हैं राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी लागू हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो नए राज्य का निर्माण, धन विधेयक और संचित निधि से खर्च करने के लिए। संसद में जो बजट होगा या नियंत्रक महालेखा का रिपोर्ट होगा या वित्त आयोग का रिपोर्ट होगा सब राष्ट्रपति के नाम से प्रेजेंट किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। हमको पता है कि संसद जो भी विधेयक बनाती है राष्ट्रपति के बाद ही अधिनियम बनता है। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपनी विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा या उसको सुरक्षित अपने पास रख सकता है, मतलब उसको टाल दिया। तीसरा क्या है कि उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन जब संसद इसको पूरा लौटाएगा वापस या बिना कुछ बदले तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा? मंजूरी देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति है। एक अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, एक पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देगा, उसे बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। अर्थात विधेयक को अपने पास रख लेगा जिससे विधेयक समाप्त हो जाएगी, अपने पास ही रख लिया, उसे लौटाया ही नहीं। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसे बोलते हैं निलंबनकारी, मतलब उसको लेट करवा सकता है, टाइम लगा सकता है। एक होता है पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति दिया और ना अस्वीकृत किया, ना ही लौटाया, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया। उसके पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी है। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही सहमति होगी, उसके बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 117। संसद में जो बजट होते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। बजट आर्टिकल 112। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखा जा सकती। आर्टिकल 115। वो केंद्र एवं राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है? 280 में। उसके पास कुछ न्यायिक की शक्ति है। वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय से किसी भी कानून पर सलाह ले सकता है 143, परंतु उच्च न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष
दोषित ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा करने, उसको प्रविलंबन करने, विराम करने या दंड में क्षमादान, उसको कम करना, माफ़ी करना उसके पास शक्ति है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय ने दिया हो, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई है, उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा मृत्युदंड है, इस सब में माफ़ी दे सकता है। क्षमा देने पर दोषी का जो दिया गया दंड है पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अर्थात वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है। एक है लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर उसे कम कर देता है। ऐसे मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। एक परिहार, कि दंड में प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन उसकी अवधि को कम कर दिया, जैसे आजीवन कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना। एक है विराम, इसमें दोषी व्यक्ति की सजा किसी विशेष परिस्थिति में कम कर दी जाती है, जैसे महिला की गर्भवस्थी की अवधि के कारण उस विराम। प्रविलंबन, इसमें दंड को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, जैसे मृत्यु को रोक दिया। अब आते हैं सैन्य शक्तियाँ। 53 के अनुसार भारत के जो रक्षा बल है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति है। वह संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध की या समाप्ति की घोषणा करता है। कूटनीति की शक्तियाँ, विदेशों में राष्ट्रपति देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होंगे, समझौते होंगे, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। आपातकालीन शक्ति, इसके पास निम्न तरह की आपातकालीन शक्ति है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वृत्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 123 के अनुसार। संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति आ गई है जिनमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक अधिनियम की तरह काम करेगा और शक्तिशाली होगा, और संसद के पुनः आराम से यह आदेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए। अब दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हुआ तो यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख प्रति माह पहले था, लेकिन 3.5 लाख के आसपास, और पेंशन उसके मासिक वेतन के आधी प्रति माह। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक जो कार्य हैं उसमें किसी भी विधिक जिम्मेदारी से मुक्ति होती है। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने प्रमुख पदाधिकार, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की, संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, भारत का महान्यायवादी का, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, राज्यपाल का, उपराज्यपाल का और प्रशासकों का, वित्त आयोग का, संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का, एससी एसटी के विशेष अधिकारी का, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का 1,50,000, उपराष्ट्रपति का 1,25,000, लोकसभा अध्यक्ष का 1,25,000, सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा ना, मुख्य न्यायाधीश, उसको 1 लाख, और अन्य न्यायाधीश को 90,000। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको भी 90,000 और अन्य न्यायाधीश को 80,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 90,000, मुख्य चुनाव आयुक्त को 90,000, महान्यायवादी को 90,000, उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश को 80। अब आते हैं उपराष्ट्रपति। 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिला के बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संकरणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा और इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एबिलिटी, वो भारत का नागरिक होगा, 35+ एज होगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होगा, और राष्ट्रपति लोकसभा का, और लाभ का पद धारण नहीं करता होगा। शपथ, उपराष्ट्रपति जो होगा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने गोपनीयता की शपथ लेगा। टेन्योर 67 और पद मुक्ति 68। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की होती है। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत पारित किया हो, जिससे लोकसभा सहमत है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को लाने हेतु 14 दिन की पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति निम्न कारणों से पद खाली हो सकता है: 5 वर्षों की पद अवधि खत्म हो गई, या उसने त्याग दे दिया, या उसकी मृत्यु हो गई, या उसको बर्खास्त कर दिया गया। पदावधि पूर्ण होने के बाद पद पर बना रहता है, और जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा।
भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कितने साल तक? 10 साल तक थे। सेकंड कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और थर्ड कौन थे? वीवी गिरी। सबको खीर खिलाया तो फिर गिर गया। कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति के कार्य दो तरह के होंगे। पहला तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, दूसरा राष्ट्रपति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसकी शक्ति जो होती है लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। वो राज्यसभा की बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता करेगा और सभी कार्यवाही का संचालन करेगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण से उसका पद खाली है, तो उस दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख से रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना करता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति किसी अवधि में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन नहीं मिलता, बस उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ते मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है, लेकिन वो किसी कारण से जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है तो उसे राज्यसभा सभापति का वेतन नहीं मिलता, उसे उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के लिए विविध तथ्य। सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपतियों में गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। और सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? वी.वी. गिरी। डॉक्टर राधाकृष्ण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने गए थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होगा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा, आर्टिकल 71। अब आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो संक्षिप्त विवरण है कि संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को उसके कार्य एवं कर्तव्यों को संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपनी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिपरिषद से एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह उसके अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, आर्टिकल 75। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल है ना संबंधित कोई सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के अधीनता बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति जो है 3री अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएगा। यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों को जो वेतन एवं भत्ते हैं वो संसद निर्धारित करते हैं। मंत्रियों की श्रेणी, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री, ऐसे मिनिस्टर को कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने एवं भाग लेने का अधिकार है। 352 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री लिख के देंगे। राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इनका काम है कैबिनेट मंत्री द्वारा इनका काम कैबिनेट मंत्री बांटते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी मिलता है। ये आवंटित होने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। कहते हैं उप मंत्री, ये तीसरे स्तर के मंत्री है जिनका नीति निर्धारण में, पॉलिसी बनाने में कोई योगदान नहीं होता। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग भी नहीं लेते। भारत के प्रधानमंत्री, सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू जो 1947 से 1964 सबसे लंबा कार्यकाल और कार्यकाल में मरने वाला पहला प्रधानमंत्री। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा 1964 से 1964 प्रथम ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो 1965 से 1966 जो विदेश में मरने वाला पहला प्रधानमंत्री, टस्कन में मरे थे 66 में। गुलजारीलाल नंदा
1966 से 1966 फिर एक ग्राहक प्रधानमंत्री बने। फिर आई श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी 1966 से 1977, ये भी लगभग 11 वर्ष बनी। उसके बाद मोरारजी देसाई आए 1977 से 1977, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1977 से 1980 और कभी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। और प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई इंदिरा गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। वीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहला महिला प्रधानमंत्री। पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं, बाद में नंदयाल लोकसभा सीट से जीते। अटल बिहारी वाजपेयी न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री 13 दिन के। HD देवागौड़ा पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। पहले अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने IK गुजराल। और नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के संबंध में आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि संघ के कार्यकलाप, प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी मंत्रिपरिषद के जितने भी निश्चय होंगे, जितने भी डिसीजन या जितने भी निर्णय होंगे राष्ट्रपति को बताएगा। आर्टिकल 78 के अनुसार मांगने पे दे। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर दिया है और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति द्वारा कहने पे वो परिषद के सामने इस विचार को रखेगा। अब आते हैं भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 राष्ट्रपति है ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। वो भारत सरकार के जितने भी कानूनी संबंधी विषय है उसमें सलाह देता है। उसे सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उनसे संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता। आर्टिकल 88 अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 105(4) बैकग्राउंड नॉइज आया होगा दोस्तों, किसी कारण से मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ एडजस्ट करें।